पतझड़ में पार्ट 4। तुमने झूठ क्यों बोला यमुना? मैं जानता हूँ तुम कभी गलत नहीं हो सकती, फिर क्यों उसके इल्ज़ाम को तुमने जुटलाया नहीं? कितने मुस्तरब अंदाज में वो पूछ रहा था और यमुना कमाल चुपचाप साकित बैठी उसकी तरफ देख रही थी। ऐन उसी लम्हे डोर बेल बजी थी और अजहान गेट पर गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में यमुना कमाल अहमद का कॉलेज बैग था। ये लीजिए, वो लड़का बैग देकर गया है, इंतहाई सफाकी से कहते ही वो धप धप करता ऊपर कमरे की तरफ बढ़ गया तो हफ्सा बेगम का सर मजीद शर्म से झुक गया। शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं रही थी। उनका बस ना चलता था कि ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। मलिक हाउस में वो दिन सन्नाटों की सौगात लेकर डूबा था। शाम में हसन साहिब और कमाल साहिब आए तो ये क़यामत उनसे भी पोशीदा ना रह सकी। कमाल साहिब को औलाद के मामले में बहुत शफीक थे, मगर गैरत के मामले में उनकी सख्ती पत्थरों को भी मात दे देती। लिहाजा इस वक्त भी आमना बेगम से तमाम अहवाल जानने के बाद उन्होंने निहायत सर्द और शिकस्ता लहजे में कहा था, कल से यमुना कॉलेज नहीं जाएगी, इसे घरदारी सिखाओ हफ्सा। वो लहजा इतना अजनबी और बर्फीला था कि यमुना अहमद के अंदर तक दरार पड़ गई। वो घर जो पहले कहकहों का मरकज़ था, जहाँ इन सब की शरारतें ज़िंदगी का एहसास जगाती थी, अब उसी घर के मक्खिनों को एक दूसरे के हाल की खबर भी ना मिलती थी। सबकी मोहब्बतें और तवज्जो अजहान शाह के साथ मजीद बढ़ गई थी, जो इतना कुछ हो जाने के बाद भी यमुना से अपना रिश्ता बरकरार रखने का हामी था। बिजनेस के सिलसिले में चंद माह के लिए यूरोप जाने से कबल उसने कितनी फर्माबरदारी से नाश्ते की टेबल पर अपने बुजुर्गों से कहा था, ये सच है पापा कि यमुना आप सबके साथ मेरी नज़रों से भी गिर चुकी है। ये भी सच है कि वो मेरी पसंद के मायार पर पूरी नहीं उतरती। मैं उसे जिस रूप में देखना चाहता हूँ वो रूप उसे कबूल नहीं, मगर इसके बावजूद मैं उससे शादी करूँगा, क्योंकि ये मेरे घर की इज्जत का मामला है। आप लोगों की ख्वाहिश का मान रखना मैं अपनी खुशनसीबी और फ़र्ज समझता हूँ। इस लम्हे जो लफ्ज़ उसने कहे थे, उन लफ्ज़ों से जहाँ हसन अहमद साहब का सर फख्र से बुलंद हुआ था, वहीं आमना बेगम की गर्दन भी गुरूर से तन गई थी। अपनी तरबियत पर उन्हें फख्र महसूस हो रहा था, जबकि कमाल अहमद साहब और हफ्सा बेगम के सर हुनूर झुके हुए थे। मीरान शाह उस वक्त तमाम वक्त में खाली खाली से जहन के साथ बैठा अपनी प्लेट में पड़े चावलों से खिलता रहा था। अजहान शाह के लंदन जाने के बाद तो मलिक हाउस में मजीद सन्नाटे उतर आए थे। हफ्सा बेगम और आमना बेगम मिलकर घरेलू काम सर अंजाम देती, फुर्सत के वक्त में एक दूसरे के पास बैठकर इधर उधर की बातें कर लेती। मीरान शाह सुबह नाश्ते के बाद घर से निकलता तो फिर रात के खाने पर ही घर में दिखाई देता। हसन साहब और कमाल साहब भी ज़्यादातर वक्त एक दूसरे की कंपनी में गुजारना पसंद करते थे। काशिफ और ज़ीशान अपनी पढ़ाई में मशगूल रहते। ऐसे में यमुना कमाल अहमद के पास सिवाय अपने कमरे में मुकीद होकर रहने की कोई और चॉइस ना थी। एक किरदार क्या दागदार हुआ, उसके अपनों ने उसकी रूह तक दागदार कर डाली। वो हफ्तों कपड़े ना बदलती, किसी को कोई फर्क ना पड़ता। 3-3, 4-4 दिन कमरे से बाहर ना निकलती, कोई ना पूछता। आमना बेगम तो कभी उसके कमरे का चक्कर लगाती। हफ्सा बेगम को तो ये भी गवारा ना था। इन्हें तो जैसे ये भूल ही गया था कि उनकी कोई बेटी भी है। मीरान हफ्ते में 2 बार उसके कमरे में आता तो वो सोती बन जाती, उससे बात तक करना गवारा ना करती और इस बात से वो मजीद दिल बर्दाश्ता होकर रह जाता। इस रोज़ भी वो दिल के हाथों बेकरार होकर इसके कमरे की तरफ आया तो यमुना तेज बुखार में फुनक रही थी। बुखार की शिद्दत के बायस ही इस पर मदहोशी की कैफियत तारी थी। वो बार बार पुकार रही थी, अम्मी अम्मी। मीरान शाह के लिए ये सब बहुत तकलीफ दे था, लिहाजा फौरन भागकर आमना बेगम को बुला लाया, क्योंकि हफ्सा बेगम इस वक्त सो रही थी। आमना बेगम ने ही यमुना को संभाला, जबकि मीरान उन दोनों को साथ लेकर डॉक्टर के पास गया। पिछले 15-20 रोज में ही वो इतनी कमजोर हो गई थी कि डॉक्टर्स ने इसकी हालत को तशवीशनाक करार दे दिया। अपनी अपनी दानिश में वो सब यही समझ रहे थे कि इसे अपने अजनबी महबूब से जुदा होने का दुख है, जबकि असल हकीकत से कोई भी आगाह ना था। मुसलसल 12 घंटे तेज बुखार में नींद बेहोश रहने के बाद यमुना की आंख खोली तो उसका हाथ मीरान शाह के मजबूत हाथों में था। वो उसके लिए रो रहा था। क्या हो गया है यमुना, तुम ऐसी तो ना थी। वो जिसकी जबान चलने पर आती तो रुकती ना थी, अब यूं खामोश हो गई हो, कोया बोलना ही ना जानती हो। अंदर ही एक अजीब सा रोग पाड़ लिया है तुमने। क्यों आते हो तुम यहाँ? मत आया करो मेरे पास। बहुत बद किरदार लड़की हूँ मैं, तुम्हारी शराफत को भी दागदार कर दूंगी। पिछले 1 माह में पहली बार इसने मीरान शाह से कुछ कहा था। जवाब में वो कुर्ब से होंठ खींचते हुए बोला,
मुझे निश्तर मत लगाओ यमुना, सारी दुनिया तुम्हारे हवाले से गलत कहती रही, मेरा दिल तुम्हारी पाठशाही का शाहिद था। कोई अगर मुझसे पूछे कि इस दुनिया की सबसे अच्छी लड़की कौन है तो मैं एक पल में सोचे बगैर ये कह सकता हूँ कि इस दुनिया की सबसे अच्छी लड़की यमुना कमाल अहमद है। वही यमुना कमाल अहमद जिसका किरदार आईने की तरह शफाफ है, जो अपने महबूब के इल्जाम का पास रखने के लिए खुद अपने आप को कांटों पे घसीट सकती है। इसके अल्फाज ने यमुना के अंदर तूफान मचा दिया। वो सिसक कर रो पड़ी। कोई जाने ना जाने मैं जानता हूँ यमुना कि तुम बेकसूर हो। ये सजा तो तुमने अपने आप को दी है, तुम उस सजा की मुस्तहिक नहीं हो। फिर क्यों इस तरह से सबको यकीन दिला रही हो कि तुम गुनाहगार हो? गमगीन लहजे में बोलता हुआ उसने अपना हाथ यमुना कमाल अहमद के सर पर रख दिया। जवाब में उससे लगा कि जैसे उसकी रूह एकदम से हल्की फुल्की हो गई है। मैं क्या करूँ मानी, सब लोगों ने मुझे बेएतबार कर दिया। उसका लहजा जख्मी हो रहा था जब वो उसकी ढाढ़स बंधाते हुआ बोला, कोई जाने ना जाने मैं जानता हूँ यमुना कि तुम बेकसूर हो। ये सजा जो तुमने अपने आप को दी है तुम उसकी मुस्तहिक नहीं हो। फिर क्यों इस तरह से सबको यकीन दिला रही हो कि तुम गुनाहगार हो? गमगीन लहजे में कहते हुए उसने अपना हाथ यमुना कमाल अहमद के सर पर रख दिया। जवाब में उसे लगा जैसे उसकी रूह एकदम से हल्की फुल्की हो गई हो। मैं क्या करूँ मानी, सब लोगों ने मुझे बेएतबार कर दिया है। उसका लहजा जख्मी हो रहा था जब वो उसकी ढाढ़स बंधाते हुए बोला, तुम्हें अपना एतबार खुद बहाल करना है यमुना। मैं चाचू से बात करूंगा, तुम दोबारा कॉलेज ज्वाइन करने की तैयारी करो। नहीं, मैं अब दोबारा कॉलेज नहीं जाऊंगी, तुम मुझे पढ़ा दिया करना, मैं प्राइवेट इम्तिहान दे लूंगी। मीरान शाह को उम्मीद ना थी कि वो उसका सुकूत तोड़ने में कामयाब हो जाएगा, लिहाजा अब वो कदरे संभली तो उसका चेहरा भी खुशी से खिल उठा। ओके, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। किस शर्त पर? अब के एक फीकी सी मुस्कुराहट उसके खुश्क लबों पर फिक्री थी जिससे मीरान को खासा हौसला मिला था। शर्त यह है कि तुम अपना ख्याल रखोगी और पहले की माने जीना शुरू कर दोगी। ओके। वो अंदर से कट रही थी मगर इस लम्हे खुद को मजबूत ही जाहिर किया। अगले रोज मीरान शाह शाम ढलते ही घर आ गया। रात का खाना उसने यमुना के साथ खाया। खाना खाने के बाद चाय भी उसने खुद ही बनाई, मगर साथ ही जतला भी दिया कि आइंदा चाय यमुना ही बनाकर लाएगी। पिछले 1.5 माह के दौरान वो पहली रात थी जब इसे सुकून की नींद आई थी। अगले रोज संडे था, लिहाजा मीरान शाह घर पर ही था। सुबह नाश्ते से फारिग होते ही वो यमुना के कमरे की तरफ चला आया, जो ताहाल पुरसुकून नींद के हिसार में मुक़ीद सोई हुई थी। मीरान शाह को इस लम्हे इस पर बहुत प्यार आया। फकत 1.5 माह में क्या से क्या होकर रह गई थी वो। यमुना, प्यार से उसके बाल सहलाते हुए उसने पुकारा तो यमुना ने फौरन आंखें खोल दी। उठ जाओ, छुट्टी के दिन का ये मतलब नहीं कि पूरा दिन सोते ही गुजार दे। सॉरी मानी, पिछले 1.5 माह में पहली बार इतनी पुरसुकून नींद आई थी। ममनून अंदाज में मीरान शाह की तरफ देखते हुए वो बोली, चलो उठो, शावर लो, फिर नाश्ता करके मेरे रूम में आ जाओ। तुम्हें कंप्यूटर का इस्तेमाल सिखाता हूँ। मुझे आता है, जितना आता है मुझे पता है, जल्दी आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। उजलत बड़े हुक्मिया अंदाज में कहते हुए वो उठ खड़ा हुआ तो यमुना मुस्कुराकर अस्पात में सर हिला गई। नहाकर नाश्ते से फारिग होने के बाद वो उसके कमरे में आई तो मीरान कंप्यूटर खोले बैठा उसी का इंतजार कर रहा था। चलो जल्दी आओ ना यमुना, फिर हमें शॉपिंग के लिए मार्केट भी जाना है। जी नहीं, मैं मजीद कोई अफेयर बर्दाश्त नहीं कर सकती मीरान। रिश्तेदार कुछ कहें ना कहें, मेरे अपने घर वाले ही मुझे फिर से जिंदा कब्र में उतार देंगे। इसका उदास लहजा मीरान के कमरे के सामने से गुजरती हफ्सा बेगम को छन्नी कर गया। वो अपने रवैये पर पशेमान थी, पर उनकी इकलौती बेटी ने उनके सामने आना ही छोड़ दिया था। वो उसके कमरे में कोई चीज़ लेकर जाती तो यमुना उन्हें देखते ही फौरन खुद को वॉशरूम में मुक़ीद कर लेती और तब तक वॉशरूम से बाहर ना निकलती जब तक वो उसके कमरे से निकलना चाहती। असल हकीकत क्या थी वो नहीं जानती थी, मगर अपनी बेटी के लिए उनका दिल बहुत ज़्यादा देर तक पत्थर नहीं रह सका था। उसे फिर से ज़िंदगी की तरफ लाने के लिए मीरान की ड्यूटी भी उन्होंने ही लगाई थी। तकरीबन 2-2.5 घंटे कंप्यूटर पर मुख्तलिफ प्रोग्राम सीखने के बाद वो मीरान शाह के साथ मार्केट चली आई। इस बार उसने अपने लिए जो लिबास मुंतखब किए वो ऐन अजहान की पसंद के मुताबिक थे, ज़रूरत से ज़्यादा फिटिंग वाले, नए फैशन के ऐन मुताबिक। पहले इसकी गरदारी में दिलचस्पी ना होने के बराबर थी, अब इसने ज़्यादा से ज़्यादा खुद को गरदारी में मसरूफ़ कर लिया। अनवाउ अक़साम की डिशेस तैयार करने के लिए वो मार्केट से मुख्तलिफ किताबें भी खरीद लाई। हर रोज़ कोई ना कोई नई डिश बनाती और सबसे पहले मीरान को ही टेस्ट कराती, जो कभी तो उसे सताने के लिए बुरे बुरे मुँह बनाता और कभी खूब दिल खोल कर उसकी सलीके की तारीफ करता।
رات کو جب وہ اسے ٹیوشن پڑھاتا تو تھکن اس کے چہرے سے جھلک رہی ہوتی، مگر وہ یمنا پر قطعی ظاہر نہ کرتا۔ البتہ کسی روز یمنا کا موڈ نہ ہوتا تو وہ پہلے کی طرح شرارتی ہو کر اسے خوب ستاتی۔